हे गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। माय नेम इज़ अभयराज। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो साइंस की हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा है और यहाँ पर 50 प्रश्न हम पहले सेटों में कर चुके हैं और ये हमारा अगला 50 प्रश्नों का सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए 1980, बी 1987, सी 1994, डी 2000। तो ASLV जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था वह था 1987। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बी। अब ये ASLV होता है क्या है? तो एक होता है ASLV, एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। ठीक है, ये हमारे लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, जब हम अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान भेजते हैं, यानी अंतरिक्ष में हमें उपग्रह भेजने हैं, तो वो रॉकेट के माध्यम से भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये रॉकेट ही है। ठीक है, इनको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और जो ASLV है, ये जो सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था वह हुआ था 1987 में। और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसका इस्तेमाल किया गया था 1993 में। ठीक है, और अब बाहुबली के नाम से जाना जाने वाला GSLV का इस्तेमाल हम बड़े जो ज़्यादा वजन के उपग्रह होते हैं उन्हें अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो हमारी इसरो संस्था है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये उपग्रह को लॉन्च करती है रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में। उन रॉकेट के माध्यम से जब अंतरिक्ष में उपग्रह पहुंच जाते हैं तो हमें जो संचार की सुविधाएं है, यानी जो मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कम्युनिकेशन है वो इन उपग्रहों के माध्यम से होता है। यदि हमें आपदा प्रबंधन करना है तो उसमें भी हम उपग्रहों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वेक्षण करने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल करते हैं। तो उपग्रहों का काफ़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा ASLV है, ये 5 स्टेज का 5 स्टेज का रॉकेट था। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 स्टेज के रॉकेट में जो फ्यूल था वह सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया था, सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इस संबंध में यही जानकारी आपके पास काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, बी सेरिब्रम, सी कार्पस कोलोसम, डी मिड ब्रेन। तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। जो हमारे मस्तिष्क का सबसे जो विकसित हिस्सा है वह होता है सेरिब्रम, और ये हिस्सा है वह बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। दरअसल जब हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है, उनके माध्यम से हम बाहर से ज्ञान लेते हैं। और ज्ञानेंद्रिय होती है आँख, नाक, कान, जिह्वा। ठीक है, तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां होती है जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। तो इनसे जो ज्ञान लेते हैं तो उनका हमें विश्लेषण करना होता है। जैसे हम जीभ के द्वारा कोई स्वाद ले रहे हैं, तो स्वाद कैसा है इसका विश्लेषण कहाँ पे होगा? इसका विश्लेषण होगा सेरिब्रम में। किसमें होगा? सेरिब्रम में। और इसमें कोऑर्डिनेशन हमने बनाना है। जैसे हमने कुछ देखा आंखों से, तो क्या देखा इसका विश्लेषण कहाँ होगा? सेरिब्रम में। यदि हमने कोई कुछ सुना कानों से, तो उसका विश्लेषण कहाँ होगा? सेरिब्रम में। तो ये ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम होता है जो हमारे ग्लैंड्स होती है, यानी हार्मोन्स स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती है, तो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम है वो हाइपोथैलेमस करता है। एक होता है थैलेमस। तो थैलेमस का काम होता है, जैसे हमें दर्द होता है, जैसे हमें शरीर में कोई चुभ जाता है, कुछ उपकरण चुभ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? दर्द होगा हमें, और दर्द होगा तो ब्रेन को पता लगेगा। तो ब्रेन के किस हिस्से को पता लगेगा? तो महसूस करने वाला, पहचानने वाला जो हिस्सा है वह होता है थैलेमस। ठीक है, क्या होता है? थैलेमस। और हमें ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो उसकी पहचान करने वाला जो हमारा मस्तिष्क का हिस्सा होता है वह होता है थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये सारे ब्रेन के हिस्से होते हैं। इनके अलग अलग कार्य बंटे होते हैं कि ब्रेन में कौन सा
हिस्सा है वो कौन सा कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, यानी लीवर का अध्ययन और उपचार किस शाखा के अंदर किया जाता है, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए हेल्कोलॉजी, बी हेप्टोलॉजी, सी हेटेरोलॉजी और डी जेरिएट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हेप्टोलॉजी। लीवर होता है तो इस लीवर का उपचार अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी शाखा में। क्वेश्चन नंबर 4, पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस में कौन सा शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए HCl, बी NaCl, सी HNO3, डी KCl। तो इसका आंसर होगा HNO3। HCl, NaCl, KCl ये सभी अमाशय रस में शामिल होते हैं। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है। अब समझते हैं कि अमाशय रस क्या होता है। अमाशय रस होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाते समय जब हमारा वो पेट में जाता है यानी आमाशय में जाता है, हमने मुंह से भोजन खाया, उसके बाद वो हमारे जो गला है उसके नीचे ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस के बाद वह आमाशय में यानी स्टमक में जाएगा। जैसे ही स्टमक में भोजन जाएगा, ठीक है, जैसे ही स्टमक में भोजन जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो परतें हैं, इसकी जो लेयर है, यहाँ से अलग अलग तरह के एंजाइम्स और रसायन जो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, एसिड निकलते हैं। तो हमारे भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण एसिड होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो HCl उसमें होता है, NaCl होता है, KCl होता है। ठीक है, ये जो एसिड होते हैं ये भोजन को ऊपर गिर जाते हैं। ऊपर गिर के इसमें यदि कोई ऐसा कोई खराब वायरस बैक्टीरिया उसको ये मार देते हैं, साथ ही भोजन को पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। जो अमाशय होता है उसमें कुछ एंजाइम भी स्रावित होते हैं। एक एंजाइम है पेप्सिन, एक एंजाइम है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है रेनिन। ठीक है, इनका काम क्या होता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पेप्टॉन्स में बदलने का। ठीक है, तो जब हम भोजन में प्रोटीन लेते हैं तो वो पेप्सिन एंजाइम होता है अमाशय का, वो पेप्टॉन्स में प्रोटीन को बदल देता है। साथ ही रेनिन का काम क्या होता है, जब हम दूध पीते हैं तो दूध में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, तो वह लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका नाम होता है केसिनोजेन। ठीक है, इस केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन में बदल देता है रेनिन। ठोस प्रोटीन में क्या बदलता है, रेनिन। तो यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है जो कि अमाशय में गिरते हैं। ठीक है, अमाशय में निकलते हैं और अमाशय से ये सारे अम्ल है वो निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रहणी यानी ड्यूडेनम किस अंग का भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय, डी अंडाशय। तो यहाँ पर ड्यूडेनम है वह छोटी आंत का हिस्सा है। छोटी आंत, बड़ी आंत ये सभी हमारे पाचन तंत्र के हिस्से हैं और जो छोटी आंत है वो 3 भागों में बटी होती है। उसका एक भाग होता है ड्यूडेनम। तो वही प्रश्न आया है कि ये ड्यूडेनम है किस अंग का भाग है। दूसरा जो भाग होता है वह होता है जेजुनम। ठीक है, और तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है, और जो हमारी छोटी आंत होती है यह लगभग लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, कितनी मीटर, 6.5 मीटर लंबी होती है। और इस छोटी की जो छोटी आंत है शरीर की, तो इसमें कई तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, कई तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं छोटी आंत की परत से। ठीक है, और उन एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। इसी प्रकार जब हम छोटी आंत से निकल जाते हैं तो आती है बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत है उसमें जो उसके भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सीकम, दूसरा है कॉलन और तीसरा है रेक्टम जिसको मलाशय भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो बड़ी आंत है उसका काम क्या होगा, जैसे यहाँ से भोजन पच के आगे निकला, बड़ी आंत में चला गया और बड़ी आंत में जैसे ही जाएगा तो उस भोजन में जो अतिरिक्त जल है, ठीक है, तो बड़ी आंत में उस जल का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, और अगला काम होगा कि जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन है उसका कुछ समय के लिए बड़ी आंत में संचय हो जाएगा और फिर उसके बाद ये अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जन अंगों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पाचन तंत्र का हिस्सा पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कार्सिनोमा, बी ल्यूकेमिया, सी माइलोमा, डी लिम्फोमा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्सिनोमा। बाकी जो ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फो है ये रक्त कैंसर है, यानी ब्लड कैंसर है। कार्सिनोमा है ये दरअसल स्किन कैंसर, जो माउथ कैंसर है, लंग्स कैंसर है, प्रोटेस्ट कैंसर है, तो वहाँ पर ये होता है कार्सिनोमा। तो यहाँ पर ये जो तीनों है वो तो ब्लड कैंसर है, बाकी ये ब्लड कैंसर नहीं है, तो कैंसर ही लेकिन ब्लड कैंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी साउंड साउंड वेव्स हैं तो उनके बारे में प्रश्न है। ऑप्शन ए, ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, ये बात सही है। ठीक है, बी, ये मैकेनिकल तरंगे हैं, ये बात सही है। सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, ये गलत है। ध्वनि तरंगों को हमेशा माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, ये माध्यम जल भी हो सकता है, ये माध्यम कोई स्टील हो सकता है, या फिर और कोई माध्यम हो सकता है, लेकिन बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का यात्रा संभव नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है, तो आंसर ये सी हो जाएगा, डी, ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, तो ये भी बात सही है। ध्वनि तरंगे है वो लंबे दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 8, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, यानी कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है NaOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में सफेद रक्त कणिका का कार्य क्या है? इसमें पूछा है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन ए, हार्मोन्स का परिवहन करते हैं, बी, ऑक्सीजन कोशिकाओं तक ले जाते हैं, सी, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, डी, खून जमने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा WBC का काम है शरीर को संक्रमण से बचाना। जब हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर प्रोटोजोआ का आक्रमण होता है तो ये WBC डिफेंस का काम करती है, यानी रक्षात्मक प्रणाली का काम करती है। जैसे ही वायरस, बैक्टीरिया जैसे दुश्मन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर WBC है, वह हमारे रक्षक के रूप में, सैनिकों के रूप में तैनात हो जाती है, तो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का ये काम करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो ब्लड होता है, ठीक है, तो ब्लड में एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड का जो अधिकतम हिस्सा है यानी लगभग 55% वो प्लाज्मा होता है, जो कि एक रंगहीन पदार्थ होता है। ठीक है, रंगहीन पदार्थ होता है जिसमें अधिकतम जल की मात्रा होती है। और दूसरी तरफ होते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, और प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में, जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो ये रक्त में मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, और यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी का जो काम है इसके अंतर्गत होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, और उस ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया चलती रहती है, और वहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाने का काम है वो आरबीसी का है, जिसमें हीमोग्लोबिन का कार्य है। और संक्रमण से बचाने का काम है, सैनिक का काम करता है WBC। और यहाँ पर खून जमने में मदद करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का। क्यों? जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, अब चोट लग गई तो यदि किसी का प्लेटलेट्स कम है तो उसका रक्त बहने से रुकेगा नहीं, लेकिन यदि प्लेटलेट्स जितनी मात्रा में आवश्यकता है वो मौजूद है तो ये प्लेटलेट्स का एक कमाल होता है कि रक्त को वहाँ पर क्लॉटिंग कर देती है और रक्त को बहने से रोक देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने एटम बम का आविष्कार किया? ठीक है, तो परमाणु बम की बात हो रही है भैया। ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट ओपनहेमर, बी जॉन ब्राउनिंग, सी सैमुअल कोहन, डी सैमुअल कोल्ट।
तो इसका आंसर होगा ए, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध की यूनिट क्या है यानी इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी वाट, सी ओम, डी वोल्ट। तो यहाँ पर प्रतिरोध की इकाई है सी ओम। एम्पियर है वह किसकी इकाई है? वह है विद्युत धारा की, ठीक है। विद्युत धारा की जो इकाई है वह है एम्पियर, ठीक है। वाट किसकी इकाई है? तो वाट है शक्ति की, ठीक है, शक्ति की इकाई है। और वोल्ट किसकी इकाई है? ये है विद्युत प्रेरण प्रेरण बल की। किसकी है? विद्युत प्रेरण बल, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ओम तो प्रतिरोध की इकाई है ही। क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए वायरस, बी फंगी, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। तो हेपेटाइटिस बी है वह रोग है वह वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी है ये है लीवर से संबंधित रोग, ठीक है। यकृत जो होता है हमारा लीवर, जिगर जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित ये रोग है, यानी उसको प्रभावित करता है। और जो हेपेटाइटिस बी है ये संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्टेड रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे में ये फैल सकता है। लेकिन फैलने का जो आधार है वह है रक्त संचरण। क्या है? रक्त संचरण। यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी की बीमारी है और यदि उस पेशेंट का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। लेकिन संक्रामक रोग तो है, लेकिन ये छींकने से और खांसने से ये रोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि फंगी की बात करें तो फंगी का जो उदाहरण है वह है फाइलेरिया, ठीक है। एक रोग होता है फाइलेरिया नाम का, तो वह फंगी के कारण होता है। बैक्टीरिया का यदि उदाहरण देखें तो आप टीबी है, यानी क्षय रोग, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है वह है मलेरिया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो मलेरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटोजोआ से होता है। टीबी है यानी ट्यूबरकुलोसिस है वह बैक्टीरिया से होता है। और फाइलेरिया है वह फंगी से होता है। और हेपेटाइटिस बी है वह वायरस से होता है। तो रोग होने के ये अलग अलग कारण होते हैं। वर्तमान में चल रहा कोरोना एक वायरस है, ना कि बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? ऑप्शन ए भास्कर 1, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी रोहिणी, RSD-1। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत ने सर्वप्रथम जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया था वह किया था आर्यभट्ट का। ये कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना, कृत्रिम उपग्रह है। देखिए एक उपग्रह होता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो ये प्राकृतिक उपग्रह है। जबकि जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं वह होता है कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल, ठीक है। और इसको जो भेजा गया था वह भेजा गया था 19 अप्रैल और 1975 को, ठीक है। 1975 को इसको भेजा गया था। और इसमें जो सहयोग था, यानी जिस रॉकेट से ये भेजा गया था वह था कॉस्मोस, कॉस्मोस 3M रॉकेट, ठीक है। तो कॉस्मोस 3M रॉकेट से ये उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। अब कॉस्मोस 3M रॉकेट हमारा नहीं था, ये था USSR का, ठीक है। USSR का ये था, यानी आज का जो रूस है, पहले का जो सोवियत संघ था उसका ये रॉकेट था। तो इसमें कहीं ना कहीं रूस का हमें सहयोग था। और रूस के बेकनूर उपग्रह केंद्र से ये भेजा गया था, ठीक है। और यदि हम रोहिणी की बात करें तो रोहिणी ऐसा उपग्रह था जो 1980 में भेजा गया। ये 1975 में भेजा गया था, कौन? आर्यभट्ट। और 1980 में भेजा गया था रोहिणी। और रोहिणी की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ये उपग्रह भेजा था रोहिणी, ये हमारा खुद का रॉकेट था जिसको बोलते हैं SLV-3। तो इसके द्वारा ये भेजा गया था। तो यहाँ पर उपग्रह भी हमारा और रॉकेट भी हमारा। तो ये था रोहिणी। तो ये भारत द्वारा निर्मित पूर्णतः भारतीय था। जो लॉन्च व्हीकल्स भी भारतीय था और उपग्रह भी भारतीय था। जबकि आर्यभट्ट उपग्रह तो भारतीय था, लेकिन जो रॉकेट था जिससे भेजा जाना था वह था रूस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए 46, बी 23, सी 24, डी 48। तो एक जो मादा होती है उसमें टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोलते हैं गुणसूत्रों को, ठीक है। और
यदि 46 गुणसूत्र है तो इसमें पेयर पूछे हैं, ठीक है, युग्मक पूछे हैं, जोड़ी पूछे हैं, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 33 जोड़ी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 23 जोड़ी, ठीक है। 23 जोड़ी, 33 नहीं 23 जोड़ी, ठीक है। और यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पर इतने ही पुरुष में होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पुरुष में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल में 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन की क्रिया होती है, तो उस समय पर जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। जायगोट बनता है तो वहाँ पर जो लास्ट का पेयर होता है, तो महिला के पास तो एक्स एक्स होते हैं और मेल के पास होते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो लास्ट में जो जायगोट बनेगा तो वहाँ पर महिला के पास तो एक्स गुणसूत्र ही आना है और पुरुष से आएगा या तो एक्स या वाई, ठीक है। तो यहाँ पर या तो एक्स एक्स आ जाएगा या फिर एक्स वाई आ जाएगा। यदि एक्स एक्स गुणसूत्र है तो यहाँ पर जन्म होता है लड़की का, ठीक है। और यदि एक्स वाई गुणसूत्र है तो जन्म होता है लड़के का। तो एक्स वाई है वो केवल पुरुष के पास ही है, तो इसलिए लड़का होगा या लड़की, इसके लिए अधिकतर जिम्मेदार है पुरुष, ठीक है। बाई गुणसूत्र इसमें, क्योंकि बाई गुणसूत्र पुरुष से आएगा तो ही लड़का होगा, नहीं तो एक्स गुणसूत्र आएगा तो लड़की होगी, ठीक है। तो ये आपको ये एक साइंस है, इसको समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी तिरुवनंतपुरम, डी श्रीहरिकोटा। तो इसरो का जो हेड क्वार्टर है वह है बंगलुरु, और बंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, ठीक है। इसका जो लॉन्च पैड है जहाँ से लॉन्च किया जाता है कोई भी रॉकेट, तो उस वह स्थान है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इस लॉन्च पैड को कहा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। और हेडक्वार्टर बंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ए ट्रिप्सिन, बी एमाइलेज, सी लाइपेज, डी सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये तीनों ही एंजाइम है और ये निकलते हैं अग्नाशय से। अग्नाशय मतलब पेनक्रिया, ठीक है। पेनक्रिया से ये एंजाइम्स निकलते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। यहाँ पर ये सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज की बात करें तो ये है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो कि कैंसर की संभावना को कम करते हैं, ठीक है, कैंसर की संभावना को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम व हार्मोन दोनों स्रावित करती है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी लार ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आंसर होगा अग्नाशय, यानी पेनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जिसके थ्रू एंजाइम भी स्रावित होते हैं और हार्मोन भी स्रावित होते हैं। अब इसमें जो हार्मोन स्रावित होते हैं वह होते हैं बीटा सेल से, ठीक है ना। बीटा सेल्स जो हार्मोन स्रावित होता है वह होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारा जो खून होता है, रक्त होता है, उसमें जो शुगर होती है, शुगर को कंट्रोल करना। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, स्रावित होना या फिर ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास शुगर है वो बढ़ जाएगा, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और उसको बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और इसमें जो एंजाइम निकलते हैं, वह होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। तो ये ऐसी ग्लैंड है जिससे एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 18, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल को बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो यहाँ पर उस लिफाफे में भरी जाती है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जब आप चिप्स खरीदते हैं तो उसमें चिप्स की मात्रा तो कम होती है लेकिन उसमें हवा भरी होती है, ठीक है। तो वो हवा इसलिए भरी जाती है और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, ताकि जो चिप्स है वो तेल में तल के बनाए हैं और तेल है वो बासी ना हो, उससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ओम,
डी वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा ध्वनि की तरंगों को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। हर्ट्ज की यदि बात करें तो आवृत्ति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ओम, ओम का उपयोग किया जाता है विद्युत विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम यूनिट का उपयोग किया जाता है। वोल्ट, तो वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत प्रेरण शक्ति को मापने के लिए वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए लेजर, बी माइक्रोनीडल, सी स्कैलप स्कैल्पल और डी बारीक कैंचियाँ। तो इसका आंसर होगा लेजर, क्योंकि रक्तहीन सर्जरी की जाती है लेजर किरणों के माध्यम से, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भाई सर्जरी के माध्यम से ब्लड का निष्कासन ना हो। ठीक है, ब्लड लेस सर्जरी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए बैकेलाइट, बी पॉलीस्टीरीन, सी पॉलीथीन, डी सिलिकॉन। तो प्लास्टिक की बोतलें बनी होती है पॉलीथीन की। पॉलीथीन दरअसल मजबूत और हल्की होती है। ठीक है, मजबूत और हल्के अवयव की ये बनी होती है, इसलिए पॉलीथीन से प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब, बी कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, डी कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 23, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो एमआरआई का पूरा नाम है ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ऑप्शन ए बॉल या सॉकेट, बी ग्लाइडिंग, सी मैक्रो, डी सैंडल। तो यहाँ पर बॉल, सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैंडल ये सभी मानव हड्डी के जोड़ होते हैं, जबकि मैक्रो कोई भी ऐसा जोड़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaCO3। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी केल्विन, सी फैट, डी एम्पियर्स। तो यहाँ पर भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, और जो ऊर्जा की एसआई प्रणाली में जो ऊर्जा की इकाई होती है, यूनिट होती है, वह होती है जूल। ठीक है, क्या होती है? जूल। तो ये भी आपको याद रखना है कि एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है वह जूल होती है, और जो भोजन के से प्राप्त ऊर्जा होती है तो उसे मापा जाता है कैलोरी में, कि आपने आज कितने कैलोरी भोजन किया। क्वेश्चन नंबर 27, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए थे ग्रेगर मेंडल ने। इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियमों को इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आनुवंशिकता होती क्या है? आनुवंशिकता ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के गुण जैसे मम्मी पापा से बेटा बेटी में चले जाते हैं, फिर उसके नीचे जैसे लगातार आनुवंशिक गुण है वो लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है वह होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं तो वो विटामिन सी की स्रोत होती है, जैसे संतरा, ठीक है ना, नींबू आदि विटामिन सी की स्रोत होती है। और विटामिन सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी काफ़ी सहायक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल, बी पित्ताशय, सी गुर्दे, डी स्प्लीन। तो यहाँ पर खून के शुद्धिकरण से जिस अंग का संबंध है वह है गुर्दे, जिसको बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनियों के थ्रू ही हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका जो काम है महत्वपूर्ण रूप से वह है यूरिन है, यानी मूत्र उत्पादन का काम यहाँ पे होता है। ठीक है, हमारी किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। दो किडनी होती है शरीर में। ठीक है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, 10 लाख नेफ्रॉन। और इन्हीं नेफ्रॉन में खून का शुद्धिकरण होता है और एक तरफ अपशिष्ट के रूप में यूरिन बाहर निकल जाता है। इस
मूत्र में जो होता है वह यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, और साथ ही जल होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये यूरिन है, इसके ये अवशेष पदार्थ होते हैं। यदि हम दिल की बात करें तो दिल होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट होता है हृदय, हार्ट होता है, इसका काम होता है जो रक्त होता है उसका पंप करना, ठीक है, पंप करना इसका काम होता है। पित्ताशय की यदि बात करें तो ये होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, और गॉल ब्लैडर ब्लैडर का एक ही काम होता है, जो लीवर होता है ना, उस लीवर से वो निकलता है बाइल, बाइल को बोलते हैं पित्त, और जो बाइल है ये लीवर से चला जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, पित्ताशय में ये पित्ताशय में ये स्टोर हो जाता है, यानी बाइल का यानी पित्त का जो स्टोरेज है वह पित्ताशय में होता है। और ये जो पित्ताशय है उससे ये चला जाता है किस में, चला जाता है ड्यूडेनम में, जो छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर जाके ये नली खुल जाती है। और चूंकि आमाशय से इस ड्यूडेनम में भोजन आ रहा है और यहाँ पर पित्ताशय से पित्त आ रहा है, तो यहाँ पर ड्यूडेनम में भोजन के पाचन में पित्त काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नमक, बी हाइड्रोजन, सी कास्टिक सोडा, डी साइट्रिक एसिड। तो बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नमक, यानी NaCl, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, जब किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाता है कम, ठीक है, और गलनांक कम हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसको पिघलने से बचाया जा सकता है। इसलिए जो हमारी बर्फ होती है, ठीक है, बर्फ होती है उसमें NaCl मिला दिया जाता है अशुद्धि के रूप में, और जैसे ही अशुद्धि के रूप में बर्फ में NaCl मिलाया जाएगा, नमक मिलाया जाएगा, तो उसका गलनांक हो जाएगा कम और पिघलने से वो बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी कुछ नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक होता है प्रोटॉन, क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं, एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है, इसका जो साइन होता है H11, ठीक है, एक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, तो इसका साइन होता है 1H2, ठीक है, ट्रिटियम होता है 1H3, तो इस प्रकार के इसके 3 समस्थानक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम है ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, जो पौधों की वृद्धि होती है तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा उन पौधों की वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। इसका जो विकास है वह किया गया था 1918 में, ठीक है, 1918 में इसका विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए एलोपैथी, बी आयुर्वेद, सी होम्योपैथी, डी यूनानी। तो चरक संहिता हम सभी जानते हैं ये आयुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथ है। आयुर्वेद से संबंधित एक जो महापुरुष है चरक, दूसरे है सुश्रुत, ठीक है, और अन्य है बाघभट्ट, बाघभट्ट, ठीक है, और धन्वंतरी, धन्वंतरी। आयुर्वेद के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है। आयुर्वेद का एक तरीके से जो महत्व सबसे ज़्यादा योगदान है वो इन्हीं का है, ठीक है। तो यहाँ पर चरक जी की है चरक संहिता, और जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, और सुश्रुत संहिता है सुश्रुत जी की, जिसमें शल्य चिकित्सा का जिक्र किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी घटी थी उस गैस में जो सम्मिलित थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और वहाँ पर 1984 में 1984 में 3 दिसंबर को एक त्रासदी घटी, जिसमें ये गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट यह लीक हो गई,
और वहाँ पर काफ़ी तबाही इसने मचा दी थी। क्वेश्चन नंबर 36, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? ऑप्शन ए 1972, 73, 74, 75। तो 1974 में यानी 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और पोखरण है वह राजस्थान में है, राजस्थान में ये स्थित है। राजस्थान का जैसलमेर एक जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। और जो ये परीक्षण किया जाता है परमाणु परीक्षण, इसका कारण होता है कि भाई जो परमाणु हथियार है उसका हम इफेक्ट परमाणु हथियार की इफेक्टिवनेस कितनी है और विस्फोटक क्षमता की जांच करने के लिए परमाणु परीक्षण किया जाता है। और पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय पर 18 मई 1974 को ये परीक्षण किया गया जिसमें हम सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 37, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मुक्त रूप से चुंबक है वो संकेत करता है, इसलिए दिशा सूचक यंत्र है उनमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जिस बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया जाता है वह है सी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए मेलियस, बी इंकस, सी स्टेप्स, डी फीमर। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो कि होती है कान में। ठीक है, कान में हमारी सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेप्स। ठीक है, मेलियस और इंकस ये भी कान की हड्डियां हैं। तो पूरे कान में दो हड्डी मेलियस होती है, दो इंकस होती है, दो स्टेप्स होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। यदि हम फीमर की बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और ये होती है हमारी जांग में। ठीक है, जांग की जो फीमर है वह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। यदि हम टोटल हमारे शरीर की बात करें वयस्क शरीर में तो 206 टोटल हड्डियां होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। और यदि हम बात करें कि जो हड्डी है तो वह मांसपेशी से किससे जुड़े होते हैं? तो वो होता है टेंडन। हड्डी और मांसपेशी जो जोड़ने का काम है वो टेंडन करते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम है वह करते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस है? ऑप्शन ए N2O, बी CO2, सी H2O, डी SO2। तो यहाँ पर जो हास्य गैस है वह है N2O। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जो कि हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगिन्स ने। किसने? क्रिश्चियन हाइगिन्स ने। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में कौन सी गैस शामिल होती है? तो हम जो श्वास छोड़ते हैं उसमें शामिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट ने। ये अमेरिकी आविष्कारक और एक व्यापारी थे जिन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 44, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो तत्व होता है वह होता है मेलेनिन। जैसे ही हम सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो जो तत्व होता है मेलेनिन ये एक्टिव हो जाता है और हमारी त्वचा को सांवली कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो अधिकतर सूर्य की रोशनी में होते हैं, इसलिए उनकी त्वचा है वो अधिक सांवली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, सोनार SONAR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस तकनीक में जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का प्रयोग हम करते हैं सोनार के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन भी स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी स्रावित होता है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्रावित नहीं होता है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन, डी। ठीक है, तो इसको आपको नहीं भी जोड़ देना है इसमें, क्योंकि ये सारे हार्मोन, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सभी पीयूष ग्रंथि यानी पीट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि को एक और नाम है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्या है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड। ठीक है, जो कि सिर में होती है। कहाँ पे होती है? सिर में होती है। और जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये स्रावित होता है पीनियल ग्लैंड से। किससे? पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्रंथि से। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, कौन अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बन गए थे? तो ये थे यूरी गागरिन। ठीक है, ये कौन थे? ये यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रवेश किया था और साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इन्होंने की थी 1961 में। ठीक है, इन्होंने की थी 1961 में। जो इन्होंने अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया था वह था बोस्टोक 1। ठीक है, बोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके ये 1961 में अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए थे और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले मानव बन गए थे। कौन? यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त अल्पता यानी एनेमिक स्थिति किसकी वजह से होती है? तो एनेमिक स्थिति जो होती है वह होती है आरबीसी की कमी से, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम होता है वह एनेमिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये अधिकतम फीमेल में होता है, फीमेल में होता है एनेमिक। इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो भी खाद्य सामग्री है उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का है तो ये तो संक्रमण को रोकने का काम करती है यानी रक्षात्मक प्रणाली का भाग है। और प्लेटलेट्स है ये हमारी क्लॉटिंग का काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग का ये काम करती है। ऑक्सीडेंट है ये भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर है वह रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह होती है डायनमो, डायनमो। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथ ही जो बिजली की मोटर है वो जैसे पंखे में, आटे की चक्की में, जल पंप होते हैं, वाटर पंप होते हैं, उनमें भी ये लगी होती है। क्या? बिजली की मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 50, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में जो मुख्य रूप से शामिल होता है वह होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, KNO3। ठीक है, और ये जो KNO3 है ये प्राप्त होता है सोरा नाम का एक खनिज होता है। ठीक है, मिनरल्स होता है सोरा नाम का, तो वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ए क्लोरोफिल, बी जाइलम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी पानी। तो इसका आंसर होगा पानी। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो दरअसल पानी से आती है यानी वाटर से आती है। कैसे आती है समझिए। ठीक है, सूर्य होता है, सूर्य होता है तो वहाँ से जो पौधे होते हैं वो प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रकाश ले लिया। ठीक है, वायु होती है तो वायु से ले लिया पौधों ने CO2। क्या ले लिया? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो भूमि होती है यानी भूमि होती है, जमीन होती है, वहाँ से वो ले लेते हैं जल। ठीक है, जल ले लेते हैं, खेतों में पानी देते हैं और वहाँ से वो नीचे से जल ले लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से प्रकाश मिल गया पौधे को, CO2 मिल गई और जल मिल गया। तो इस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें हैं,
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें वो प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दो चीज़ें बनती हैं। एक तो जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो कि उसके पौधे के तने के रूप में अलग अलग रूपों में आ जाते हैं। और दूसरा बनती है ऑक्सीजन। क्या बनती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों से बाहर निकलती है। ठीक है। और वह ऑक्सीजन वातावरण में आ जाती है और उस ऑक्सीजन को मानव प्राणी ग्रहण कर लेते हैं। और ऑक्सीजन ही प्रत्येक व्यक्ति की जीवन प्रणाली होती है, यानी लाइफ है वो ऑक्सीजन है। तो आप समझ रहे हैं पेड़ पौधे लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। और दूसरी बात यह है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार ये 51 प्रश्न इस लेक्चर में पूरे हुए और हमारे जो लगभग हमने 100 प्रश्नों का टारगेट रखा था, ये हो चुके हैं 101 प्रश्न। ठीक है। अब 50 प्रश्नों की एक और सीरीज आएगी साइंस के प्रश्नों में, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इस 50 क्वेश्चनों में क्या होगा, जैसे कि भारत में हाल ही में कौन सी मिसाइलें लॉन्च की जा रही है, ठीक है, कौन से फाइटर विमान आ रहे हैं अंतरिक्ष में, जैसे हमने चंद्रयान भेजा था तो चंद्रयान में क्या असफलता हमें लगी है, उसका लैंडर का नाम क्या था, उसके जो ऑर्बिटर था उसका नाम क्या था। तो इस प्रकार से अभी हम उपग्रह भी नए लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, उस उपग्रह का काम क्या है। तो इस प्रकार के पूरे करंट को समेट के 50 प्रश्न और आने वाले हैं, क्योंकि करंट को इस प्रकार जब आप 100 प्रश्न इनको पढ़ेंगे और जो 50 प्रश्नों की करंट के साइंस के प्रश्न हैं उनकी सीरीज आएगी, तो आपकी परीक्षा में 150 प्रश्नों में से ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको इनको ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है। ठीक है। और स्पेशल साइंस के लेक्चर टॉपिक वाइज भी आपके आने वाले समय में आ जाएंगे। ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और बेल आइकन को तो आप दबा ही देंगे। और लेक्चर देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद।